नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे अर्थतंत्र के उस सिद्धांत की जिस पर बीते 40-50 सालों में चलकर पूरी दुनिया आर्थिक विकास के गीत गाती रही। आज खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के शोधकर्ताओं ने माना है कि वो सिद्धांत विकास के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है। इस सिद्धांत पर चलकर दुनिया ने विकास नहीं बल्कि अमीरी गरीबी की खाई को और गहरा किया है। IMF के इन शोधकर्ताओं ने 1980 से 2012 के दौरान 159 देशों के अध्ययन में पाया कि अगर 20% गरीब लोगों की आमदनी में 1% का इजाफा होता है तो GDP दर 0.38% तक बढ़ जाती है, जबकि आबादी के सबसे धनी 20% लोगों की आमदनी में अगर 1% का इजाफा होता है तो विकास दर धीमी होकर 0.08% तक पहुंच जाती है। कई जानकार इसे नेगेटिव ग्रोथ भी करार दे रहे हैं। इसका व्यवहारिक मतलब दरअसल ये हुआ कि गरीब तबकों का वेतन बढ़ने या उन्हें कर छूट मिलने पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ज्यादा तेज होती है, जबकि धनी तबकों को टैक्स रियायत देने से सकल अर्थव्यवस्था में नगण्य लाभ होता है। कुल मिलाकर यह सिद्धांत आर्थिक विषमता बढ़ाने का कारक सिद्ध हो रहा है और ये निष्कर्ष सिर्फ IMF का ही नहीं, धनी देशों के संगठन OECD का भी है और वो भी पहले ही मान चुका है कि विषमता मापने के पैमाने गिनी कोएफिशिएंट पर 2 अंकों की बढ़ोतरी से GDP में 4.7% की गिरावट आ जाती है। यानी ट्रिकल डाउन सिद्धांत की उपयोगिता लगातार संदिग्ध हो रही है। हालांकि फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब कैपिटल इन 21st सेंचुरी में पहले ही सिद्ध किया है कि 1970 के बाद से दुनिया में विषमता बढ़ी है। अब रोनाल्ड रीगन के वक्त में सिद्धांत की वकालत पैरोकारी करने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ओबामा भी अपने स्टेट ऑफ यूनियंस के भाषण में इस आर्थिक विषमता को वर्तमान समय की निर्णायक चुनौती बता रहे हैं। पर क्या यह हैरत की बात नहीं है कि इन सच्चाइयों के बावजूद विषमता बढ़ाने वाली आर्थिक नीतियां छोड़ने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं और भारत जैसे देश में भी निवेशकों कंपनियों को अधिक छूट देने की राह पर लगातार सरकारें बढ़ रही हैं। आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। और आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार। 1988 से 1990 के दौरान आप सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं नितिन देसाई। आप यूनाइटेड नेशन में इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ है अरुण कुमार। आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, JNU में प्रोफेसर हैं और काले धन को लेकर आपने देश में बहुत काम किया है। हमारे साथ हैं अंजलि भारद्वाज। आपकी संस्था जन अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद करती रही है। आप NCPRI की कन्वीनर हैं। और हमारे साथ हैं शुभोमय भट्टाचार्य। आप डिप्टी एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में और हमारे साथ हैं राज्यसभा के मेंबर लेफ्ट पार्टी के नेता तपन कुमार सेन। और हमारे इन जाने माने अर्थशास्त्रियों के अलावा साथ में हैं दिल्ली की युवा जनता जो आप लोगों से पूछेगी अपने सवाल जवाब। तो सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करती हूं मैं आपके साथ अरुण कुमार जी। क्या ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, वो वाकई फेल होने लग गई है? देखिए, ऐसा है कि ट्रिकल डाउन जैसी कोई एक थ्योरी नहीं है। ये एक समझिए कि एक जुमला है जो इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत अरसे से। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे समाज में असमानता है और एक असमान जो समाज है वहां पे सरकारें हैं, वो सरकारें जो इलीट वर्ग है उसके कब्जे में होती हैं। और इसलिए आपने देखा कि हम जब से आजाद हुए हैं तो हमारे देश में जो पॉलिसीज हैं वो ट्रिकल डाउन पे आधारित हैं। यानी कि जब अमीर तबका ज्यादा अमीर होगा तो उसका जो नीचे से कुछ रिसाव होगा और नीचे को जो गरीब तबका है उसके हक में भी थोड़ा होगा। लेकिन अगर आप देखें तो सन 47 से जब आजादी मिली उसके बाद से असमानता बढ़ती चली गई। और एक बड़ा फेमस डिबेट है पार्लियामेंट में, हाँ, जो नेहरू जी के और लोहिया जी के बीच में हुआ था। जब लोहिया जी ने एक्यूज किया नेहरू जी को कि आपकी जो सारी सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं और उसके बावजूद सारी असमानता बढ़ती जा रही है, जो बड़े बिजनेसेस हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। और उसी के बाद हजारी कमीशन सेटअप हुआ था देश में, जो MRTP, जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके लिए हुआ। और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से अपना
कैप्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री को। और तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही शुरू से हो रही है। और ये सन 91 के बाद और तेज हो गई, क्योंकि जो हमारी नीतियां थी पहले उसमें गरीबी की तरफ ध्यान दिया जाता था, शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब सन 91 के बाद ये हुआ कि अब आप मार्केट में जाइए और मार्केट से आप शिक्षा लीजिए, मार्केट से आप अपना स्वास्थ्य का काम करिए, मार्केट से आप अपने जो रोजगार का काम करें, तो उससे ये असमानता और तेज हो गई। जी, जो अभी अरुण कुमार जी ने कहा कि सरकारें असमानता की बात शुरू से करती रही जब से आजादी मिली, लेकिन 1990 के दशक में, जिस समय आप मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे, उस दौर में असमानता उस चरम पे पहुंच गई जब आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया। ऐसा क्यों हुआ? जब असमानता पहले से ही थी तो फिर इस तरह की पॉलिसी क्यों लाई गई? नहीं, आई थिंक आई वुड डिसएग्री अ लिटिल विद अरुण। इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म हिस्ट्री असमानता की। जो पहले अर्ली ईयर्स में जो हमने जमींदारी एबॉलिशन का किया था, जो बंगाल जैसी जगह में बरगा लैंड रिफॉर्म किया था, केरला में भी काफी लैंड रिफॉर्म हुआ, तो काफी कुछ फर्क पड़ा था। I would disagree with the notion that nothing has happened. But those things were things which tackled what is the source of inequality, which is control and ownership over assets. और हुआ क्या कि जैसे जैसे आपकी पॉलिसी moved more and more towards an open capitalist system, वो आप करना बहुत मुश्किल हो गया। I would say कि after that first phase हमने सरकार के माध्यम से asset redistribution का कुछ भी नहीं किया है। I don't think we have, except little bit credit policy में priority sector फलाने का, इस वजह से it has slowly increased, and post 91 when we moved over completely into a liberalized market economy, there was a very severe limit to what the government could do if it wanted to pursue an open economy path. That is my point. My point is that there are limits to what the government can do if your basic policy is an open market economy based growth. तो दूसरी चीज ये है कि आई थिंक देयर इज अ टेंडेंसी टू फोकस ओनली ऑन इन एग्रीगेट, बट यू हैव टू लुक एट मोर स्पेसिफिक थिंग्स। स्वास्थ्य की बात देखो, शिक्षा की बात देखो। अगर कोई कहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितनी है, तो उससे हम जानते हैं कि उससे असमानता कम नहीं होगी। हम बात करेंगे ही, इस पे तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन फिलहाल ये था कि आप ये कह रहे हैं कि जो उस समय नीति अपनाई गई वो बेहतर थी, उसमें कोई मुश्किल, मतलब कोई कमजोरी नहीं थी, कोई खामी नहीं बात थी। नहीं है। मैं कहता हूं कि लिमिटेशंस थे कि हम बैठे थे वहां, तो अगर हम कल उठ के आप एक मेजर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ये केवल लिमिटेशन की बात थी? हो ही नहीं सकता था इन दैट 90 के दशक में क्या ये लिमिटेशन थी सरकारों की कि वो आर्थिक उदारीकरण अपनाए, या फिर ये अमेरिका का प्रभाव और इंटरनेशनल प्रभाव था? देखिए, ये डिबेट तो पहले से चल रहा है। असमानता का सवाल बार बार उठा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, मैस फ्रंट में बड़ा बड़े आंदोलन भी हुआ है, और उसका कुछ नतीजा निकला है, एज नितिन जी बोला है, जो सम स्टेप्स वर टेकन नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट, रादर इन सम केसेस सम स्टेप्स आर फोर्स्ड टू बी टेकन, से बैंक नेशनलाइजेशन, कोल माइंस नेशनलाइजेशन, इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइजेशन, जो होल फाइनेंशियल मैंने सेक्टर है, दैट फाइनेंशियल सेक्टर, इफ दैट इज टू बी फोकस्ड टू कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ग्रोथ, the control of that and how they supply that राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा उसको फोर्स किया गया था सरकार। So there are certain things which address to some extent this problem, but at the same time the basic issue remains, as I understand, as to whether the state has a role to regulate also the market. So long state believes that it has got a role to regulate the market, contain the market, to go anarchist, so long this policy was followed, rather forced to be followed because of the pluralistic political system of our country, things did not go out of bound. The moment ultimately everything was forced to be deregulated, left to the market, since 1991, things are going out of control, and rather the political community is inviting that let us not control.
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के तो आप भी प्रतिनिधि हैं, हुआ कैसे ऐसा? Yes, definitely, I am a part of that. But the thing is that the majority of that, our country is a majoritarian democracy, so they decided that this thing to be fully left to the market forces. And I believe this open economy is a too generalized term. Too generalized term. If we believe a government has considered it is a policy that I will not allow our raw materials to be exported in a industrializing economy, that right they do have even in the open economy. The question is that you have to be politically serious and committed to have a kind of economy, to regulate the market, to ensure a proper income distribution, consumption distribution, and मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक विषमता बढ़ाने वाले जो भी सिद्धांत हैं उसको कंट्रोल केवल राजनीतिक तरीके से ही किया जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, फिलहाल का सवाल ये है कि सरकारें, इसका मतलब अब तक मैंने जितनी बात की उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकारों को पता था कि ये जो थ्योरी चलने जा रही है वो आर्थिक विषमता बढ़ाने वाली हो सकती है, बावजूद इसके सरकारें इस थ्योरी को पर आगे क्यों बढ़ती रही, क्यों आगे चलाती रही? अमिताभ, पॉइंट ये है कि राजनीति में किसी भी देश का, जब जिस वक्त 1947 की बात कर रहे थे अरुण कुमार जी, सरकार ने ये सोच लिया कि मैं सारा लेवल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैं अपने हाथ में लूंगा। मुश्किल इससे ये पैदा होता है कि जब सरकार जब चलाती है ये चीजें, ये धारणा, तो रेगुलेटरी कैप्चर भी बहुत इजी हो जाता है। यानी कि जिनसे आपने लिया कंट्रोल, वही लोग, वही एलीट ग्रुप के लिए काफी इजी हो जाता है उस सरकार को अपने दिशा में चलाना करना। और इसीलिए ही 1991 का क्राइसिस आया था। वो ये नहीं कि सरकार के लिए सरकार ओपन मतलब समझ गए कि गलती हो रही है, ये गलती का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और था कि वो रेगुलेटरी कैप्चर ने इकोनॉमी को इस गलत दिशा में चला दिए थे कि उससे किसी को कोई बेहतरी नहीं हो रहा था ना। हमारे पर कैपिटा इनकम में बहुत ऐसा कुछ मेजर इजाफा हुआ था। 80s में सारे एशियन कंट्रीज काफी तरक्की कर चुके थे और उस बीच में हम लोग पिछड़े हुए थे। हर डिकेड्स में जो जो अपॉर्चुनिटीज आई थी वो सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोग छोड़ते जा रहे थे और इसीलिए फाइनली हम लोग एक क्राइसिस के सामने आ गए और उसी क्राइसिस की वजह से ये नहीं कहा गया कि इस मार्केट के हाथ में छोड़ दो। क्राइसिस ने सिर्फ ये कहा कि आप जो रेगुलेटरी कैप्चर्ड हो चुके हैं, बैंकिंग नेशनलाइज हो चुका है, लेकिन बैंकिंग दे रहा है उसी लोगों को जिनसे आपने बचाने का आइडिया किया था। कोल आपने नेशनलाइज करके आप कोल उसी बड़े कंपनी को ही दे रहे हैं। ये ना मार्केट है ना सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आप उस सिस्टम पे जाइए जो रूल बेस्ड सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विटीज एंड एवरीथिंग। ये बात सही है, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि हम बार बार अपॉर्चुनिटीज छोड़ते जा रहे थे, क्यों छोड़ रहे थे अपॉर्चुनिटीज? उस विकल्प में जिस वक्त में हमने फॉर इंस्टेंस हमने कहा था हम एक्सपोर्ट छोड़ के, हम इंपोर्ट छोड़ के हम ऑटार्किक मॉडल ऑफ इकोनॉमी चलाएंगे 1947 के बाद, वो वही जमाना था जिस वक्त बाकी दुनिया ने ओपन ट्रेड को गले लगाया और हमने कहा नहीं हमें ओपन ट्रेड में नहीं जाना है, इससे हमारे देश में इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। IMF का रिपोर्ट भी अभी भी वही कह रहा है कि ट्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंश्योर दैट द लोएस्ट तबके के जो लोग हैं उनको ज्यादा इनकम मिलने का। ये सिद्धांत तब भी था सही था, अभी भी वही सिद्धांत सही है। अगर आप सन 91 का डेटा देखें तो इंडिया का ओपननेस उतना ही था जितना चीन का और अमेरिका का और जापान का था। चीन wasn't an example of openness at that time। जापान का और अमेरिका का लीजिए तो इंडिया का जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो 7% था और चीन का भी 9% था और जापान का भी 7% था और अमेरिका का भी 7% था। तो ऐसा नहीं कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी और ऑटार्की के उसमें थे। उसमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, उसमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा था और उस इंपोर्ट में ज्यादातर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मिला के उसमें इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ही कम था। और उस इंपोर्ट में ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते थे। आंकड़े दे रहा हूं 7% था और उसमें ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करते थे, इसलिए वो डेटा कोई कंपैरेबल 1.5% का गैप था। कोई ऐसा नहीं था कि इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट टिल नाउ। I would say the whole argument that trade improves distribution. Just look at the case of China. China is a case where have had a huge expansion in trade.
but the Gini coefficient has worsened. Yeah. In fact, China is so the argument that trade improves distribution, which is there in the IMF report, I understand, though I have not read that report, I don't see it's valid. The most extraordinary example is China, where it has been a huge increase in trade and a huge increase in inequality. मेजर चीज जो अमृता पूछ रही थी वो किस वजह से हमारे इकोनॉमी जो 90s तक के जो हमारे जो पॉलिसीज थे उस पॉलिसीज को किस लिए हमने छोड़ा, और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पॉलिसी में रेगुलेटरी कैप्चर, लाइसेंस, कंट्रोल, परमिट, जिसके वजह से बड़े इंडस्ट्रीज को और भी ज्यादा मौका मिल गया था कंट्रोल करने का, उस चीज को छोड़ के हमने कहा था कि रूल बेस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और इतिहास से आगे वर्तमान में आते हैं। I think one point need to be given here. I don't think that that's the reason for our embracing the 1991 disaster. And it is that we have gone open beyond our capacity. That during the last decade of 90s, when just pre-80s rather, the import content of our manufacturing has gone up phenomenally. And those are not very essential to go for such kind of import content of our manufacture. We will live beyond our means, and by that we lost our foreign exchange reserves. And that led to the crisis and made a very compelling situation for, rather we have been blackmailed, the then government have been blackmailed to adapt, to go to that trajectory. So it is not openness, rather it is an unconsidered and reckless openness that has opened really, that has started in Indian economy basically in the last quarter of 80s, that has led to this disaster. जी, तपन दा हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं। हमने इतिहास को देखा और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए या इंटरनेशनली भी माना यह जाता है कि हमने जो ये रास्ता अपनाया आर्थिक उदारीकरण का, वो दरअसल इस सोच के साथ अपनाया गया कि इसकी वजह से हो सकता है कि इकोनॉमी ट्रिकल डाउन होकर गरीबों तक पहुंचे और उसका फायदा कुछ आम लोगों को मिल सके। लेकिन क्या सच्चाई यही है? आज की अगर हम सच्चाई देखें इस देश में, तो एक तरफ अगर नंबर ऑफ बिलियनियर्स को देखें तो शायद हमारे देश में 4th पोजीशन पे है हमारा देश बिलियनियर्स में। जी, और अगर हम जो आमदनी है वो केवल 928 लोगों के पास है। और अगर हम देखें जो बच्चों में कुपोषण है वो सब सहारन अफ्रीका से ज्यादा है हमारे देश में। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता कि जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो इस देश में नहीं चल रहा है और 65 साल से ज्यादा से नहीं चला है। आज मुझे लगता है कि जो अभी बात लिमिटेशंस की भी हुई, हम ये जो पूरा सवाल है ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ज्यादा कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उससे मुझे लगता है कि हमें जूझने की जरूरत है, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में हम देख रहे हैं कि ये सारी, ऐसा नहीं है कि सरकारों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है जमीन पे, लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भी सरकारें क्या कर रही हैं। लिमिटेशंस जरूर हैं, हर आर्थिक फ्रेमवर्क के लिमिटेशंस हैं, इसकी भी एक लिमिटेशन है। अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारी राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, लेकिन कम से कम इंटरनेशनली ये रियलाइजेशन हो रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, पोप ये कह रहे हैं, या दूसरे राष्ट्र अगर ये कह रहे हैं, IMF के रिसर्चर्स ये बात कह रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हम गलत राह चल चुके हैं। आज रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे तो 1930 के दशक जैसी मंदी के शिकार हो सकते हैं देश। ये बार बार कहा जा रहा है, रियलाइजेशन है तो फिर उस तरफ बढ़ने की कोई इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? और ये इच्छा शक्ति, the governments are worried because this growing inequality has increased the power of the financial system vis-a-vis government. Today this is a reality in the world over कि जो बड़ी-बड़ी बैंक हैं, बड़ी-बड़ी insurance companies हैं, they can essentially blackmail a government into rescuing them, which has happened. बहुत लंबी मुशक्कत और लड़ाई के बाद लोगों ने कुछ राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस, जो अधिकार बेस्ड लेजिस्लेशंस हैं, वो पाई हैं। आज क्या हो रहा है उन सब का, और मैं केवल अभी की सरकार नहीं, पहले की सरकारों के सामने भी ये सवाल रहे हैं। बहुत ज्यादा डिबेट हुआ जो खाद्य सुरक्षा बिल था उसके ऊपर। कांग्रेस सरकार ने कहा, जो पहले सरकार थी, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जरूरी है कानून, 2013 में जब पास हुआ, इसकी तो बहुत जरूरत है।
बीजेपी सरकार के सभी जो आज सरकार में हैं और उस समय पे वरिष्ठ नेताओं ने बात करी। नरेंद्र मोदी जी जब उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने चिट्ठी तक लिखी कि ये तो इससे बहुत बढ़ोतरी होनी चाहिए जितना एंटाइटलमेंट लोगों को मिल रहा है। आज 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस एक्ट को पास हुए हुए, उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा? अब केवल मात्र 11 स्टेट्स में अभी खाद्य सुरक्षा बिल का क्रियान्वयन किया गया है। क्या कुपोषण की कमी हो गई है कुपोषण में? क्या ये सारी मनरेगा की हम बात करें, जो लोगों को काम देने की बात है जिससे कि इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जाएगा, उसका सब जानते हैं। आप इंटरनेशनल शोध की बात कर रही हैं, उसमें भी बातचीत हो रही है कि उसकी जो वेजेस की डिलीवरी है वो सही से नहीं हो रही। क्यों सरकारें, सक्सेसिव सरकारें इस पे काम नहीं करती हैं? और बल्कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरअसल जो विकास की दावे और विकास की बातें सरकार में आने से पहले की जाती रही हैं, जिस पर बहुत सारे लोग भरोसा भी करते हैं और उनको आज भी लगता है कि शायद इससे हमारी आर्थिक हालत कुछ बदले, लेकिन विकास का कोई मॉडल, जो मॉडल आम आदमी के विकास के लिए सचमुच कारगर साबित हो, वैसा कोई मॉडल दिख नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब से हमारी आजादी आई है तो सरकार एक इलीट तबके के हाथ में है और वो अपने लिए पॉलिसीज चलाती हैं। जैसे कि आप अर्बनाइजेशन की पॉलिसीज देख लीजिए, तो अर्बन एरियाज पे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है तो गांव के लिए पैसा नहीं बचता है। उसी तरह इलीट शिक्षा पे खर्च हो जाता है तो गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे माने जाते थे 50s 60s में, तो वो पिछड़ गए हैं क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है। हमारी पॉलिसी थी कि हमको कम से कम, जो कोठारी कमीशन ने और राधा कृष्णन कमीशन ने कहा था, 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। कभी हमने 3.8% के आगे हम नहीं गए हैं। अभी तो 1% है। नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर में सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल की बात कर रहा हूँ। कभी 3.8% के आगे नहीं जा पाए हैं। तो शिक्षा में अभाव है पैसे का। फिर जैसे स्वास्थ्य है, वहां पे 3% पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वहां पे 1% एक्सपेंडिचर से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कुल मिला के नीतियां जो हैं वो इलीट बेस्ड हैं। वो जो जैसे कहा ना कि जब मार्केट बेस्ड है तो मार्केट में जिसकी परचेजिंग पावर है वो डिसाइड करता है। लेकिन अगर तो नीतियां इलीट बेस्ड हैं तो हमारी सरकारें ये दावा क्यों करती हैं कि वो वेलफेयर स्टेट हैं? तापंदा, इट्स टू बिफूल द पीपल ऑल थ्रू। व्हाट एल्स? What else? Even you have written socialism in the constitution, and it is here in your domain, those who have done it. The situation worsened. It is because of the people's movement you have forced to take some steps to contain it. But again, you are not translating that, implementing that. Your all story of your NREGA and लेकिन मुझे ये बताइए, I'm telling you another scheme, midday meal scheme. Midday meal scheme which contributed a lot to country's development of the primary education system. And it came because of a Supreme Court judgment in 2004. Now, the budget has been drastically curtailed, and it will be, I am apprehending, in the days to come, whether it will be possible to keep that scheme running. अगर इस सरकार को हम छोड़ भी दें, तो पुरानी सरकारें तो दावा करती रही कि वो सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी चला रही है, वो भी क्या केवल आई वॉश था? मेरा पॉइंट यही है कि अरुण जी एक चीज बहुत सही कह रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में सरकारें जो भी आए हैं वो ये कभी सोच के नहीं आए थे कि ट्रिकल डाउन करेंगे। उन्होंने क्लियर सामाजिक दायित्व अपना समझ के मान के आए थे। प्रॉब्लम ये था उसके इम्प्लीमेंटेशन में। आज का कोई भी सरकार, और ये अचानक जी भी मानेंगे कि आज के सरकार जिस तरह से कोई स्कीम तोड़ सकते हैं उसी तरह से कोई स्कीम बना भी सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ द स्टेट काफी हद तक इंप्रूव कर गया है। इसलिए डिलीवरी मैकेनिज्म आज के वक्त किसी भी सरकार के पास काफी ज्यादा है। 1950s और 1960s के सरकार ज्यादा वो इंप्लीमेंट करने की ताकत में नहीं थे। लैंड रिफॉर्म्स की जिक्र किया था नितिन जी ने। लैंड रिफॉर्म सिर्फ बंगाल में कुछ हद तक हुआ, केरला में हुआ, बाकी स्टेट्स में सारे स्टेट ने कहा हाँ बहुत अच्छी चीज है। कोई भी स्टेट अमल नहीं कर पाए। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का वो उस वक्त काफी अच्छा चीज हो सकता था, इसलिए क्योंकि सरकारों के पास कैपेसिटी फॉर पुलिसिंग, सुपरविजन, रेगुलेटरी कैपेसिटी नहीं थे। इसलिए मैं ये मानता हूं एलिट कैप्चर की एक बात बहुत इजी है, एंड दैट्स ट्रू, वो मैं मानता हूं। मैं सबसे बड़ी लाइसेंस परमिट राज सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हाउ द एलिट कैप्चर्ड सरकार को। लेकिन वो उस चीज होना ही था। आज के संदर्भ में जब चारों तरफ हम देख रहे हैं बहुत बड़े, भारत में जो पॉजिटिव चीज वो है कि करप्शन के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में कैंपेन हुआ है,
आईएसी एक बहुत बड़ी, एक जिसे कहते हैं एक फेरबदल है भारतीय पॉलिटिकल मानचित्र में। उसी तरह से बहुत सारी चीजों में लोगों का पॉलिटिकल पावर, इस युवा शक्ति का जो पावर है और जो सामने बार बार सामने आ रहे हैं। हैरानी है कि 80% जनता जो ज्यादा पॉलिटिकल पावर है जिनके हाथ में, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? वो 20% लोग लगातार अमीर क्यों होते जा रहे हैं? हिस्टोरिकली समानता सिर्फ पॉलिटिकल पावर से आई है। अगर आप यूरोप का देखो, यूरोप में जो समानता बढ़ी थी पिछली सदी में, वो क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट which took political power. Why did it improve in the United States? लेकिन रशिया में जिस तरह से वो पूरा बहुत बड़ा तो मेरा तो कहना ये है कि कैपिटलिज्म से ताल्लुकात नहीं है, ये है कि जहां पे पीपल आर अवेयर, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में, वहां पे कैपिटलिज्म सोशलिज्म का ये जिक्र, ये विषमताएं आती नहीं है, क्योंकि वहां पे पीपल आर अवेयर कि क्या चीज करना चाहिए। और जब वो चीज कर सकते हैं, क्लासिक एग्जांपल इज वेस्ट बंगाल में कि 30 साल पॉलिटिकल पावर में रहते हुए भी ऑल इंडिकेटर्स काफी हद तक खराब हो गए। एंड उससे पता चलता है कि वो सिस्टम की बात नहीं है, लोगों की एबिलिटी। और वो मैं आज मानता हूँ कि आज आइसोलेट बंगाल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। नो, बट बंगाल में वही सिस्टम में चला। एजुकेशन फेलियर वाज एजुकेशन क्लासिक फेलियर इन बंगाल। There is a point that media is always driving at to undermine the left. So it is being done. Okay, let them do it. तपन जी, the left does a हम ये चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये तो हकीकत है जो हमारे सामने है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इतिहास से लेकर वर्तमान तक की। लेकिन फ्यूचर किस तरह का होना चाहिए और फ्यूचर के लिए सरकारों के पास क्या कोई मॉडल, क्या कोई पॉलिसी है, या क्या अर्थशास्त्रियों के नजर में कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो असमानता को दूर करने में सहायक साबित हो? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सर, ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस देश में 1971 से गरीबी हटाओ का नारा गूंजता रहा है, लेकिन आज भी देश में 20 से 22 करोड़ लोग गरीब हैं। और गरीबी ही क्यों, असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। तो जहां पर बार बार गरीबी हटाने के नाम पर राजनीति होती रही है, वहां असमानता फिर भी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसमें बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में तो यही है कि गरीबी पे फोकस अगर आप करो तो आप वेलफेयर स्कीम्स पे आ जाओगे कि आप जो बेसिक पॉलिसी है। आईएमएफ के रिसर्चर्स ने भी यही कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाइए, सोशल स्कीम्स। तो वो अलग बात नहीं, वो उनको पूछिए। मैं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ, प्रॉब्लम इन इंडिया इसके पिछले 45 साल हमने सिर्फ गरीबी पे फोकस किया पॉलिसी को, नॉट ऑन असमानता। असमानता पे कोई भी खास कुछ किया नहीं। इनफैक्ट टैक्स रेट्स वर narrowed down, no asset redistribution, nothing. But गरीबी पे, welfare scheme here, there. And that tendency, and therefore my argument is that गरीबी you can accommodate in the terms of policy and improve the delivery and all that. But असमानता requires fundamental political change. मैं जोड़ दूं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है एडजस्टमेंट विद अ ह्यूमन फेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है इसमें गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी। तो जब तक ह्यूमन फेस नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने सेफ्टी नेट कहा। उन्होंने कहा लोग गरीबी की रेखा के नीचे गिरेंगे हमारी जो मार्केट बेस्ड पॉलिसीज हैं, तो इसलिए सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब का। दूसरी जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी रही है पिछले 25 साल की, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, जो चीन ने और इंडिया ने अपनाई है 1997 के बाद। तो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट में जो कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ता है, एक तो पर्यावरण को और दूसरा जो वर्कर है। तो ये जो दो हैं, इसकी वजह से असमानता और तेजी बढ़ जाती है। जो सेफ्टी नेट की बात तो कहीं हवा हो गई है। और जो ग्रोथ एनी कॉस्ट वाली बात है, उसमें अगर आप देखें तो पर्यावरण का सबसे बड़ा असर किसके ऊपर होता है? वर्कर के ऊपर होता है। तो इसलिए वो जो हेल्थ कॉस्ट है वो इतना बढ़ रहा है तेजी से कि वो उसकी आमदनी बढ़ने के बावजूद वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है। इसलिए हमारी गरीबी की रेखा जो एक हमने फिक्स कर रखी है, उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो गरीबी का आंकड़ा है 22 करोड़ का या 23 करोड़ का, वो सही नहीं निकलेगा। और इसीलिए जो बदलते जा रहे हैं, दिस गवर्नमेंट रखा ही नहीं है गरीबी रेखा। They have dispensed with the whole understanding, whole concept, जो डिबेट ना हो पाए। जी, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर मौजूद युवाओं से सवाल करें। जी, जो ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में लाया गया, ये ग्रोथ बढ़ा के गरीबी दूर करने का लाया गया। लेकिन 1991 के बाद ये ऐसा देखा गया कि वो ग्रोथ एक तबके के बीच में रुक गया, वाणिज्य हितों में काम करने वाली कंपनियों को फायदा देने लगा। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि जो गरीबी है, जो ग्राम क्षेत्र में या
कृषि क्षेत्र में, यहाँ पे फिर क्यों नहीं हुआ? समावेशी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लाया गया? ये फायदा पहुंचाने की जगह पे एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, ऐसा क्यों हो गया? गरीबी गवर्नमेंट भारत सरकार ने कहीं भी ट्रिकल डाउन पॉलिसी अपने रूल में नहीं अप्लाई। जो नितिन जी जो कह रहे हैं वो प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि गरीबी को हमने एक अलग एक प्रॉब्लम के तरह हमने उसको एड्रेस किया। गरीबी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो पूरे पॉलिसीज हैं वो सारे पॉलिसीज ही अगर उनको स्टीयर किया जाए कि इससे किस सेक्टर को, किस तबके के लोगों को बेनिफिट होगा, किससे ज्यादा किससे को कम होगा, उस दिशा में अगर देखा जाए जो अभी नया इस बारे में जो आलोचना चल रही है तब हो सकता है। यानी कि जैसे मैं एक चीज बताता हूं, एजुकेशन रिफॉर्म दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप बताएं कि भाई हमारे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनको बेहतर किया जाए। एक हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, इससे पहले हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन की जो स्रोत है उनमें मूल तरीके से उनमें कितना एक्सेस लोगों को मिल सकता है उसमें चेंज लाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें लाएं, इक्वल टाइप के जैसे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस तरह के फर्क ना करके अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटी सारे बच्चों को किस तरह से पहुंचाया जाए। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हाल ही में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। अब ऐसे में अगर जो आपने बात करी कि एक तरफ हमारा आर्थिक ढांचा इस प्रकार का है, उसमें असमानता है और हम लोग उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, गरीबी का ही इशू बनाए हुए हैं, वो तो है ही एक रियलिटी। पर साथ ही में जो स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, जो सरकार उसको पॉवर्टी को एक तरह से देखते हुए वो स्कीमें भी लागू नहीं हो रही हैं। आईसीडीएस में अभी 50% का बजट कट हुआ। आईसीडीएस का मतलब क्या है? 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के जो पोषण है, जो उनके ऊपर खर्च करने का पैसा है, वो बजट में हाल के 50% घटा दिया गया है। अब ऐसे में जब सरकार इस तरीके के कदम उठाती है, हेल्थ में बजट कट्स हो रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं उसमें बजट कट्स हैं, तो जो असमानता है और जो गरीबी है दोनों ही उसको तो एक्सेसरबेट होना ही। मतलब ट्रिकल डाउन थ्योरी को तो भूल ही जाइए, जो बाकी थ्योरीज हैं वो भी नहीं सर कट रहा है भाई, ट्रिकल डाउन। लेकिन एक चीज है इसमें, मैं एक चीज क्लियर कर दूं अनिल जी, एक चीज क्लियर कर दूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा और जब इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा तो देखिए भारत सरकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं है। सुबह में एक सवाल ले लेते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में ग्लोबल स्लोडाउन और रिसेशन के बाद ट्रिकल डाउन थ्योरी विश्व में कहीं भी काम नहीं कर रही है। इसका एक कारण यह कहा जाता है, जो इकोनॉमिस्ट अभी बता रहे हैं, कि जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया कंपनियों को, उसका बेनिफिट उन्होंने नीचे तक नहीं पहुंचाया, यानी कि नीचे के लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो उसका एक कारण है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी काम नहीं कर रही है। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी एक बात कहती है, भारत में रेड टेपिज्म दूर किया जा रहा है, निवेशकों को ये कहती है कि आपका रेड कारपेट में स्वागत किया जा रहा है। और जबकि जो मैडम अभी कह रही थी कि इंडिया के जो बिलियनियर हैं, अगर उन्हें 1.5% का टैक्स लगा दिया जाए तो इंडिया की 90 मिलियन पॉवर्टी बाहर हो जाएगी, यानी कि बीपीएल से बाहर आ जाएगी। तो मैं अरुण कुमार सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये थ्योरी काम नहीं कर रही है तो जो हमारी भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो नारा है वो कैसे पूरा हो पाएगा? आपने सही कहा कि जो भारत सरकार की नीतियां रही हैं, खासकर सन 91 के बाद से जो बाजार पे आधारित हैं, उसमें क्या है कि प्राथमिकता किस चीज को दी जा रही है? प्राथमिकता दी जा रही है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे ग्रोथ तेज हो जाए और जो इलीट क्लास है उसमें तेज हो जाए। और इसीलिए मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि सन 99 से 2007 के बीच में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट शेयर जीडीपी का है वो 3.3 गुना बढ़ गया। और इस 7 साल के अंदर जो कृषि में जो आमदनी होती थी 21%, वो गिर के 17% हो गई और कॉर्पोरेट सेक्टर की आमदनी 6.5% से बढ़ के 21% हो गई। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको 0.1% लोग कंट्रोल करते हैं, उनकी आमदनी 7 साल में 50% लोगों से ज्यादा हो गई, महज 7 साल के अंदर। तो ये असमानता बड़ी तेजी से बढ़ी है और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल क्राइसिस आया वो भी एक असमानता की वजह से हुआ। जब पॉल क्रुगमैन और दूसरे जो और वेल नोन अर्थशास्त्री उन्होंने बताया कि सन 70 से लेकर 2003 तक अमेरिका में असमानता इतनी तेजी से बढ़ी कि सन जो 1920 में जो असमानता होती थी उससे भी ज्यादा हो गई। और वही एक कारण था क्योंकि स्टॉक मार्केट में बबल्स क्रिएट हो गए, फाइनेंशियल बबल्स क्रिएट हो गए और वो जब कोलैप्स हुए। असल में जो आज की युवा जनता है ना, वो आज के लिए सोल्यूशन चाहती है। वो चाहती है कि जो हुआ वो तो हमारे सामने है, लेकिन उससे सबक लिया जाए। उससे सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं सरकार? अभी भी जब वो कहा जाता है जिसकी बात हो रही है, what where in today's context what would I do? क्या कर?
कि दो चीज पे खास फोकस, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर इस दो चीजों में अगर असमानता हम कम कर सकें, नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव असमानता, तो उससे काफी आगे फर्क पड़ना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये हम जानते हैं कि असमानता बढ़ रही है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट है वो कंट्रोल करती है सारी अर्थव्यवस्था को। तो आजकल अमेरिका में जो मूवमेंट हुआ 1% अगेंस्ट 99% या दुनिया में हुआ, तो इसीलिए कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इतना ज्यादा उसका वर्चस्व है कि वो सारी पॉलिसी गाइड कर रहा है। तो गोल्डमैन सैक्स और ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की पॉलिसी निर्धारित करती हैं। आपको उदाहरण दूं कि जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो गोल्डमैन सैक्स और जो AIG थी, जो सबसे बड़ी दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी है, उसको $350 बिलियन मिल गया तुरंत 3 महीने के अंदर। जनरल मोटर जो उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, उसको $25 बिलियन नहीं दिया अमेरिकी सरकार ने। तो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो सारी ये फाइनेंशियल सेक्टर और जो लिमिटेड लोग हैं जो बहुत ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं उनके हाथ में चली गई है, और ये दुनिया के पटल पे हो रहा है। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि ये जो लिमिटेड लोग हैं इनसे मुकाबला करने के लिए वो जो बहुलतावादी या बहुमत के लोग हैं वो सामने आए? कैसे होगा, मतलब विकल्प क्या है? एक बात तो सीधा करना है, ये जो ट्रेजेक्टरी है ये लेके बात नहीं हो रहा है, इसको चेंज होना जरूरी है। देयर इज नो अदर शॉर्टकट मेथड इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज बाय सम स्कीम, बाय improving your governance. You can't do it unless you change the direction. आप स्कूल का बात बोल रहे हैं, 1 लाख स्कूल बंद हो गया। Another factor is, भाई स्कूल में अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, दे आर इन सच हैंड इन माउथ सिचुएशन, जो आज के लिए सर्वाइव करने के लिए अपने बच्चे को फील्ड में भेजना पड़ता है काम के लिए। Unless you address that issue, income issue, how could the school be populated with students? भाई हमको आज सर्वाइव करने का है। जी जी। तो unless you address that level, that income distribution level issue, you can't do it. देखिए तपेश जी, आप सही बात कह रहे हो कि fundamental change will only come from political movement, but within that, in 2 areas, I think we can do things which are far more focused on inequality and not just on garibi. In these 2 areas, and I think it is possible to address in terms of what they're looking at even within the brand print. And in this, I want to just add one thing, जो अभी सवाल भी उठे हैं उसमें, कि जो अभी भी मौजूदा भी स्कीम्स हैं, मौजूदा भी सिस्टम्स हैं, उसके भी क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं इन द करंट सिस्टम। कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर मेरे स्कूल में शिक्षा नहीं होती, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो कहीं शिकायत करने का जरिया ही नहीं है। जब सरकार आई, उन्होंने एंटी करप्शन का दावा किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे जो उन तक नहीं पहुंचता है। तो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि डिलीवरी का मैकेनिज्म आप इंप्रूव करेंगे। और यहाँ पे बात हुई भी कि पहले शायद जो नहीं होते थे सिस्टम्स, आज की तारीख में वो सिस्टम सब अवेलेबल हैं। अगर राजनीतिक, लेकिन अंजलि जो तपनदा कह रहे हैं कि अगर सत्ता कुलीन तंत्र के हाथ में है तो फिर आम आदमी के सिस्टम को दुरुस्त करने की फिक्र किसे हो? अगला सवाल कर लेते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ये हमारे यहाँ क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दे रही है। राइट। और मैं ये जो सरकार के फॉर्मर जो सलाहकार है, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, जब ये पहले ऑलरेडी से सलाहकार थे वहाँ पे सरकार, तो जो ये सलाह जो देते थे उनपे सरकार का क्या इफेक्ट पड़ता था? सरकार उससे इम्प्लीमेंट करती थी? अगर करती होती तो आज इतनी विषमता सर क्यों है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे पूछ रहे हो? जी। सलाह सुनने वाला भी तो होना चाहिए। बात आपकी बात सही है कि हम देखो, ये सवाल पॉलिटिकल है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं थे, हम लोग तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, फंक्शनरीज थे। द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज हाउ डिड आवर पॉलिटिकल सिस्टम चेंज सो दैट जो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में एक जो लोग बॉटम वर्ग के थे उनकी एक आवाज थी, वो कैसे कम होती रही, वो सवाल आपको पूछना चाहिए। मैं इसलिए आपको पहले कहता कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द ग्रेट चेंज दैट यू रिक्वायर। 2 पॉइंट्स ऑफ सैनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत में हर फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन आ चुके हैं इस 70 साल में। वो फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट हर तरीके के आ चुके हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर रहे हैं वो सही नहीं होगा। बट हम इसमें ये देख चुके हैं कि जो भी आए हैं उनको रेगुलेटरी कैप्चर बड़े आराम से किया गया है। इसलिए ये बात है कि ये नहीं कि ये वाले अच्छे कर रहे हैं या वो वाले खराब कर रहे हैं। हम सारे तरीके के पॉलिटिकल फॉर्मेशन हम ले चुके हैं, राइट से लेकर लेफ्ट। सेकेंड चीज ये है कि अगर
अगर कोई सी चीज में जो वीकनेस आया है, वो वीकनेस मैं पहले भी दोहराता था, अब भी मैं कह रहा हूं कि वो इसलिए कि सरकार के हाथ में बहुत सारा जब जरिया रहता है, उससे ये नहीं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर देंगे। कॉर्पोरेट सरकार ये वाला चीज अरुण जी जिक्र कर रहे थे, मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट तो पब्लिक सेक्टर है। 70% हमारे बैंक्स पब्लिक सेक्टर में है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप जाइए, आपको इंश्योरेंस से धक्का खाते हैं। मेडिक्लेम में ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज पब्लिक सेक्टर होते हैं। इसलिए ज्यादातर हमारे भारत में इसलिए पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं है। सेटलमेंट रेशियो इन द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, पूरा इंश्योरेंस सेटलमेंट रेशियो वो तो करेंगे अल्टीमेटली। नहीं भाई, यू गो टू द रिकॉर्ड, इट इज नॉट ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड, यू गो टू फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिकॉर्ड, डोंट टेल लाइक दैट। इसलिए इट इज द पब्लिक सेक्टर व्हिच केप्ट द नेशनल इकोनॉमी फ्लोटेड। मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि इसीलिए भारत में ये कहना कि सरकार के हाथ में कोई चीज रहेगा, इससे बेहतर नहीं है। बेहतर है जो मैं अर्चना जी की जो बात कर रही है, दी राइट, लोगों का जो राइट है सवाल पूछने का, सवाल का जवाब इन्फोर्स करने का, वो कायम अगर होगा तो उससे ही मूलभूत बदलाव आएंगे। आप चाहे जितने भी अच्छे सरकार को, जितने भी अच्छे आदमी हो, कोई मतलब आप हो, ये कह रहे हैं कि चाहे वो बाजार हो, चाहे वो उत्पादन प्रक्रिया हो, अगर उसमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़े, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आम आदमी को ज्यादा राइट देने से ज्यादा फायदा होगा। आप जो सवाल पूछ रहे थे कि फंडामेंटल राइट टू डिसेंट, और ये चीज इनकी जो अकाउंटेबिलिटी की जो इन्होंने इन लोगों ने जो प्रक्रिया उठाए हैं, वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेफगार्ड है। नितिन जी जो कह रहे थे कि हमें मूलभूत ढांचे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, अर्बनाइजेशन बहुत जरूरी है गरीबों के लिए, ये सारे में एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की जो बात हो, वो MNREGA के थ्रू से नहीं, ठोस रोजगार के जरिया सामने आए। वो तभी आ सकता है जब सही सवाल पूछने का प्लेटफॉर्म हो, और वो प्लेटफॉर्म तभी आ सकता है जब इस तरह की सवाल पूछने की प्रक्रिया सामने आए, जी सशक्त हो। मैं चाहती हूँ अगला सवाल। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ये जो ट्रिकल डाउन ये एक जुमला रहा और हमारी सरकारें उस जुमले पे काम करती रहीं। गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती गई और 1991 के बाद ये और बढ़ती गई। ठीक है, तो ये बढ़ती गई। IMF भी इसका पक्षधर रहा। आज ये कह रहे हैं कि ये फेल कर गया। IMF ने डिस्क्लेमर जारी किया है कि ये उनके यहाँ काम करने वाले शोधकर्ताओं की राय हो सकती है, मगर IMF की नहीं है। जी, ये डिस्क्लेमर के साथ उस रिपोर्ट को जारी किया गया है। मैं सर से जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या हमारे पास थ्योरी है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है कि हम जो है इसमें आगे बढ़ के गरीबों और अमीरों के बीच की जो एक खाई है इसको दूर कर सके, और ये जो बिस्लरी नीचे रखी हुई है, इस तरह की पानी भी जो है आम आदमी को उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, ऐसा है कि जब हमें आजादी मिली उस समय दो थ्योरी थी। एक तो गांधी जी की थी डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, और दूसरी थी जो नेहरूवियन थे कि डेवलपमेंट फ्रॉम अबव। और उसमें डेवलपमेंट फ्रॉम अबव में ये हुआ कि दो हमारे पास मॉडल थे दुनिया के। एक तो सोवियत यूनियन का मॉडल था, सेंट्रल प्लानिंग का था, और एक मार्केट बेस्ड जो आधारित जो था मॉडल जो वेस्ट का था। हमने इन दोनों को कंबाइन किया। और एक तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारी आजादी की जो मूवमेंट थी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो आम आदमी की समस्या है उसका आम आदमी जिम्मेवार नहीं है। कि अगर शिक्षा नहीं है तो स्कूल नहीं है इसलिए है, तो वो आम आदमी तो स्कूल नहीं लगा सकता। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो आम आदमी नहीं जो डिस्पेंसरी लगा सकता उस सरकार को। तो इसलिए सरकार को एक बड़ा रोल दिया गया। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और आपने देखा कि 1967 से नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो गए, तरह तरह के विषमताएं हो गई। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो अमीर वर्ग था, जो बिजनेस क्लास था, उन्होंने कैप्चर कर लिया लाइसेंसिंग को और इस सब को, और उससे विषमताएं बढ़ती चली गई। तो मेरा मानना है कि हमारे पास थ्योरी थी डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो की, वो हमने फॉलो नहीं की। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब आज 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में 6.5% लोगों के लिए जा रहा है, और जो कृषि में 50% लोग हैं उनके लिए महज 3 से 4% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इससे अपने आप असमानता बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा हो रहा है, लाखों करोड़ होता है, गांव में नहीं होता। गांव में सब चीजों का अभाव है, वो चाहे पानी का अभाव है, जैसे आपने बताया कि ये बोतल तो हमारे पास है, पर गांव में जो स्वच्छ पानी नहीं मिलता, प्रदूषित पानी है, वहां इरिगेशन नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, वहां स्वास्थ्य की कमी है। तो ये जो असमानता है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए से आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे एलीट का कैप्चर है। वो कहते हैं पहले हम अपने लिए अपने फायदे के लिए पॉलिसी चलाएंगे,
फिर जो बचेगा वो जो गरीब के लिए चला जाएगा। और जाएगा। यही सोचा गया था कि शायद वो अपने फायदे के लिए भी चलाएंगे तो कुछ नीचे ट्रिकल होकर जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ट्रिकल अगर हुआ भी तो लेकिन असमानता तो बढ़ी। सवाल ये कि असमानता बढ़ी, ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ में स्पर्ट आया वो 1950 में, 1901 से 1950 तक ग्रोथ रेट रहा 0.7%, और उसके बाद सन 50 से सन 80 तक वो बढ़ के 3.7% हो गया, उसके बाद 5.3%। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन असमानता बढ़ती चली गई क्योंकि एलीट ने कैप्चर कर लिया, सारा अपने हक में वो करते चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी पीछे जब मंदी आई थी तो कहा जाता है कि जापान की अर्थव्यवस्था को जब छींक आ जाती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जुकाम लग जाता है। तो ऐसे में मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था सरपट पटरी पर दौड़ती रही, तो इसके पीछे कौन सी सिद्धांत काम कर रही थी, उसके पीछे कौन सी थियरी थी? वो ये कह रहे हैं कि जब मंदी आई थी हाल के दिनों में, जब रिसेशन था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही थी। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भारत फॉलो कर रहा है? जो रेगुलेटरी कैप्चर के खिलाफ हमारे जो बगावत था, हमारा फ्रेंड सुमो जी बोल रहे थे, वो रेगुलेटरी कैप्चर को तोड़ने के लिए 1991 से मनमोहन सिंह का नेतृत्व में जो कोशिश हुआ था वो कर नहीं पाया। कहे वो रेगुलेटरी अर्थव्यवस्था का नीचे काम करने वाले जो वर्कर्स, जो गड़बड़ था वो नहीं हुआ था, जो तोड़ने का कोशिश किया था वो कर नहीं पाया पूरा मनमोहन सिंह का अमल में, because the people working in the system, they are also active on the street and also in the society. तो हमारे बैंकिंग सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम बेसिकली स्टेट कंट्रोल में रह गया, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो वो मेल्ट डाउन उतना इम्पैक्ट कर नहीं पाया, एंड द नेशनल इकोनॉमी कुड बी केप्ट फ्लोटिंग। नहीं, लेकिन ये तो दिस इज ए पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स कमिंग आउट ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी। इफ इट इज टू बी रियली एड्रेस्ड, there must be a serious structural reversal of this package of policy. What is the exact, you have to find out. इसमें जो रेगुलेशन की भी बात बार बार उठी है, उसमें मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशन भी था कुछ हद तक, और साथ ही में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, को जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, उसके कारण एक कैप्चर भी जो हो रहा था वो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं रेगुलेशन के नाम पे, जिस तरीके से ओवर रेगुलेशन के नाम पे डीरेगुलेशन भी हो रहा है, वो भी बिल्कुल अंधाधुंध हो रहा है और बगैर किसी भी अकाउंटेबिलिटी के हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो पूरे पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से कहा जा रहा है कि लाइसेंसेस के कारण काम नहीं हो रहा था, आज वहां पे हमें एक बड़ी विपदा खड़ी हो रही है कि उस चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी जो पर्यावरण है उस पर अलग इम्पैक्ट हो। जरूरी ये है कि जहां पे सरकार का और जो ढांचे का है दायित्व बनता है, वहां से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। आज कैश ट्रांसफर्स की बात हो रही है कि राशन देने की बजाय, कुछ और देने की बजाय कैश दे दिया जाए। क्या सरकारें आज तक कह पाई हैं, कोई भी सरकार, कि पेंशन जो कि एक कैश बेस्ड स्कीम है वो लोगों तक सही से पहुंच रही है? राशन, लोग कहते हैं कि 35 किलो गेहूं और चावल अगर बोरियां गायब हो जाती हैं तो 1000 रुपया जो आप कैश देंगे या 600 कैश देंगे, वो कैसे आप कहेंगे कि नहीं होगा गायब? ये सारी अकाउंटेबिलिटी की जो दिक्कत है, और मेरे ख्याल से रेगुलेशन को एक ठीक संतुलन उसमें लाना पड़ेगा, वरना उसके बगैर वी विल नॉट बी लर्निंग फ्रॉम। मतलब अगर सिर्फ हम ये कह दें कि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया जाए और सरकारों के हाथ में चीजें दे दी जाए तो स्थिति सुधर जाएगी। सरकारी हस्तक्षेप सुधरने वाली है, वरना अब क्या हो रहा है कि पलड़ा कॉर्पोरेट्स के उसमें भारी हो रहा है और वहां से अकाउंटेबिलिटी लेना और भी मुश्किल है। आज सूचना के अधिकार के कानून के तहत सब्सटैंशियली फाइनेंस कॉर्पोरेट से हमें अधिकार है सूचना मांगने का, पर एक भी कॉर्पोरेट सूचना नहीं देती है। जी नितिन जी, आप कुछ? आई थिंक दिस इज अ जनरल मैसेज। वी हैव टू इम्प्रूव आवर पब्लिक सिस्टम्स। We have to focus on the key public systems in education, health and other areas. This is something which is deteriorating. And one more thing I want to mention, backing up. You know, much of what we have today, which we value even in the corporate sector, is because of the public sector that was built up in the early phase of planning. It is there where competencies were built up. You know, Lakshmi Mittal, most of his steel plant managers are former public sector managers. There are not too many things which will survive in India if we write out all that, you know. So do not underestimate what was done at that time in terms of building up competence in this country. And even today we are heavily dependent on that. And we have let these systems deteriorate in education, in health,
in research, in many, many areas. And I think today, if I had to fix on economic policy something which is doable without any grand revolution or anything, this is one of the things I would pick on. Besides, reducing inequalities in the quality of education and healthcare which people get in our time. जी, जो इनका सवाल था, आपने सवाल जो पूछा उसका उत्तर ये है कि अगर आप देखें तो 2007 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% था, उसको हमने बढ़ा के 12% कर दिया 2008 में, और उससे जो डिमांड जनरेट हुई वो हमारी अर्थव्यवस्था को बॉयड अप रखी उसने। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, वो अमेरिका में भी हुआ, वो चीन में भी $600 बिलियन का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेट दिया जो पूरा फिस्कल डेफिसिट पे आधारित था, क्योंकि जो वर्ल्ड डिमांड थी वो कोलैप्स कर रही थी। तो हमारी जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एक भूमिका रही, जो वहां पे बैंक्स कोलैप्स करे, यहाँ पे नहीं कोलैप्स किए। पर दूसरी जो सबसे अहम बात है कि हमने रूरल एरियाज में परचेजिंग पावर पंप इन किया, उसमें 70,000 करोड़ का लोन जो माफ किया था, उस समय जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट किया, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी, ये ठीक है कि हम उस मंदी के दौर में थोड़ा अपनी स्थिति बेहतर रख पाए, अपने आप को बचा पाए, लेकिन क्या अब वैसी स्थितियां हैं कि अगर कोई जिस तरफ रघुराम राजन बार बार इशारा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा होने जा रही है, अगर वैसी कोई स्थिति पैदा हुई तो हम बचा पाएंगे? राजन हैज आल्सो सेड, उसने तो कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कह रहे थे, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग इन यूरोप एल्सवेयर, बट ही हैज आल्सो said that it is possible for us to protect this Indian system. It is not as vulnerable to लेकिन ग्लोबल मंदी का असर भारत में भी तब भी पड़ा था और अब भी पड़ सकता है। मेरा सवाल अब आखिरी सवाल ये है कि जो असमानता और विषमता दुनिया भर में देखने को मिली, वो असमानता विषमता यहाँ पे भी है। हम ट्रेड यूनियन करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में जितने स्पीड से जॉब लॉस हो रहा है, आउट ऑफ 2.7 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज, मोर देन 1.5 इज क्लोज। नहीं तो क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी गुंजाइश बची रह गई है कि इसे दुरुस्त किया जा सके, इन तमाम कमियों को दुरुस्त किया जा सके? बात ये है कि अरुण कुमार जी कह रहे थे कि हमारे जो सिस्टम्स जो शुरुआत में थे वो ठीक नहीं थे। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो हमने पब्लिक सेक्टर बनाए थे वो काफी अच्छे थे। तो ये तो दोनों एक दूसरे से काफी कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। तो इसलिए ये बात बनती है कि अगर वो हुआ है तो फिर हमारे देश में अर्थनीति का, इसलिए अगर दोनों में से अगर एक अगर सही है तो वो अर्थनीति कि हमारे देश का गरीबी फिर बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे देश की गरीबी बढ़ी है। अरुण जी खुद ही कह रहे हैं, इसीलिए मेरा कहना अल्टीमेटली वही बात हो जाता है। देखिए, एलीट कैप्चर के बावजूद भी जो पब्लिक सेक्टर है उसका शेयर, अरुण जी मैंने 28% से मैं जरा बोलूं। मेरा कहना ये है कि हमने कुछ इस तरह से, मुझे शुरुआत से मैं ये कह रहा था कि शुरुआत से ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग अगर चलाए कि सारे खराब थे या सारे अच्छे थे, तो उसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। उस वक्त जो डेटा वगैरह जिस तरह से जो अर्थशास्त्री, जो पॉलिटिशियंस कुछ रास्ते पे चले थे वो सही था, लेकिन उसमें बहुत सारी जो विषमताएं आ गया जो हमने अभी चर्चा की है, उससे पता ये चल रहा है कि लार्ज स्केल चेंज करने की जरूरत है। और मैं फिर से नितिन जी की बात का सराहना करता हूं कि गरीबी कोई अपने आप में गरीबी हटाओ का प्रोग्राम से नहीं चलता है। अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज में बदलाव, जैसे एजुकेशन में, जैसे हेल्थ में, और भी जैसे ठोस इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे हमारे सामने परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ऐसी हैं जो फोर्स कर सकती हैं सरकारों को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन क्या वाकई इस तरफ इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल आइडियाज जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है, और ये एक ऐसा चीज है जो OECD के रिपोर्ट में भी है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में भी है, और दूसरे सारे आज की आप लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था राजनीति से जुड़ी हुई है। क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि इस अर्थव्यवस्था की इस खामी को दूर किया जा सके और जो विषमता की खाई है, असमानता की जो खाई है उसको दूर किया जा सके? Say you are the villain or they are the villain. We are to say, at least I am to say, that this trajectory has to be changed, means the poverty or the inequality has to be attacked directly. You cannot put a mechanism by which it will be automatically addressed. This basic philosophical understanding has to be made clear. You have to attack directly by reducing 50% of the ICDS scheme, ICDS allotment.
You cannot dream of doing financial implication. So by doing that, when you are talking of financial inclusion, you are promoting hypocrisy. बहुत बात की, you are talking hypocrisy. मैं चाहती हूँ हम solution, कोई आदमी ऐसा है जो सोल्यूशन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है सोल्यूशन को ढूंढने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जहां हम कहते हैं सबसे बड़ी संपत्ति ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वहां पे उनके ऊपर फोकस, वहां पे अगर हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा कुपोषण रहेगा, हेल्थ में कोई इन्वेस्टमेंट सही से नहीं होगी, लोगों को हेल्थ नहीं मिलेगी, केयर नहीं मिलेगी, उनको सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी नेट नहीं मिलेगा, पेंशन्स का, चाहे आप शिक्षा की बात कर लें, तो ऐसे में कोई सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन सामने है। वी विल हैव टू बिल्ड अप अ सिस्टम वेयर जहां पर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए और साथ ही लोगों को एम्पावर किया जाए कि वो सवाल पूछ सके, जवाबदेही ले सके, और लोगों के एम्पावरमेंट से ही समस्या का हल संभव है। मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। Amrita, just one figure. I think that will be relevant. Often the question problem is that where is the resource with us? We have to get the resource. Now, uncollected direct tax dues, as on date, 5 lakh crore. 8 lakh crore you are giving giveaways on concessions. These are not essential. This money, if it goes down, you don't have the dearth of resources to plan it and attack the income equality directly. हुई थी क्योंकि ये शुरुआत ही इसलिए किया गया था कि ट्रिकल डाउन होगा और गरीबों को ऑटोमेटिक फायदा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट हट करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक या ट्रिकल डाउन थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। नमस्कार।